हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ सरोज मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले तो आप सब ने, जो बच्चे यहाँ नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो अच्छी बात किए हैं, उसके लिए धन्यवाद। और बहुत दिनों से आप सभी को मेरी कक्षा का इंतज़ार था, तो क्लास लेकर आ गई हूँ मैं। अभी आप सबको मैं कुछ रिकॉर्डिंग क्लासेस दे रही हूँ जिसमें आपको मिल रही हैं एमसीक्यूज़, और ये एमसीक्यूज़ जो हैं, यानी कि ये जो प्रश्न कराए जाएंगे, वो आप सबकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हैं। आप सब किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे एलडीसी है, चाहे जूनियर अकाउंटेंट है, चाहे जो भी एग्जामिनेशन आपके आने वाले हैं, उन सब में ये काम आएगा। तो आप कंटिन्यू इस क्लासेस को लेते रहिए और सब बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको पता चलता रहे कि कब कब क्लासेस लाइव हो जा रही हैं। ठीक है। जल्दी ही आपके लिए एक फ़िक्स टाइम भी कर दूँगी मैं, जिसमें कि क्लास आपको फ़िक्स टाइम पे मिलेगी। चलिए, आ गए हैं आप सभी, तो इसका बहुत-बहुत धन्यवाद। जो बच्चे आ गए हैं यहाँ पर, क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हाँ, शेयर करिएगा क्योंकि अभी बहुत दिनों बाद मैं क्लास ले रही हूँ, तो काफ़ी बच्चों को पता ही नहीं होगा कि मैं क्लास ले रही हूँ, है ना? तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं फिर आपके लिए। यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन ये है हमारा कि उससे अब अकेले नहीं रहा जाता। इसमें कौन सा वाच्य है आपको बताना है। ठीक, वाच्य बताना है आपको। बताइए, जब तक मैं आप सबके लिए यहाँ पर प्रश्न लिख देती हूँ कि आप समझ जाएं कि क्या बताना है आपको। ठीक है ना? देते रहिए उत्तर आप सभी। कमेंट बॉक्स में आप सब उत्तर दे सकते हैं। जो बच्चे रिकॉर्डिंग की क्लासेस देख रहे हैं, वो कमेंट बॉक्स में जब आप उत्तर देंगे तो पता चल जाएगा कि आपने क्या दिया है। ठीक है ना? चलिए, तो जल्दी से देखते हैं। इसमें है उससे। अब देख लें, कर्ता के साथ से का चिन्ह है। ठीक, और इसमें कोई कर्म नहीं है। आप सोच रहे हो कि अगर अकेले कोई कर्म है, तो अकेले कर्म नहीं होता है। ठीक है। तो जब इस तरह का प्रश्न आता है कि कर्ता के साथ से का चिन्ह हो लेकिन कोई कर्म ना हो, तो वो भाववाच्य कहलाता है। उम्मीद है कि जो मैंने पढ़ाया है वाच्य, वो आप सबको याद होगा। चलिए, यहाँ पे दूसरा प्रश्न, भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। मुझसे बैठा नहीं जाता, राम से खाया नहीं जाता, मुझसे यह बोझ उठाया नहीं जाएगा और धूप में चला नहीं जाता। मुझसे बैठा नहीं जाता। यहाँ पे देख रहे हैं फिर से का चिन्ह है और कर्म नहीं है, तो भाई ये तो है भाववाची। ठीक। राम से खाया नहीं जाता, मुझसे यह बोझ उठाया न जाएगा और धूप में चला नहीं जाता। इसमें भी कर्म नहीं है, इसमें भी कर्म नहीं है और इसमें भी कर्म नहीं है, तो ये तीनों भाववाच्य हैं। ये रहा हमारा उत्तर। मुझसे यह क्या नहीं उठाया जा रहा है, बोझ, और ये है कर्म, तो कर्म आ गया तो कर्मवाच्य। चलिए, तीसरा प्रश्न है आप सभी का कि शोक मग्न का सही समास विग्रह क्या है। हाँ, एक चीज और मैं आप सबको बता दूं कि टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगी, लेकिन अभी जो है ये आपको मिक्स क्वेश्चन मिल रहा है। ठीक है। मतलब इसमें सभी जितने भी एग्जामिनेशन में टॉपिक आते हैं, संधि हो, समास है, वाच्य है, क्रिया हो गया, मुहावरे, लोकोक्ति, वाक्यांश, इन सभी से आपके दो दो क्वेश्चंस लिए गए हैं इसमें। और जैसे ही मुझे समय मिलेगा, मैं आप सबके लिए टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी करा दूंगी, लेकिन अभी मिक्स क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको ये रहे कि आप देख लो कि आपकी तैयारी छूट तो नहीं गई है कहीं, जैसे मेरी क्लासेस छूट गई थी वैसे ही। तो इसलिए आप सब देख लीजिए कि क्लासेस कैसे लेनी है। फिर से क्लासेस ले लो पुरानी वाली, चाहे तो देख लो, चाहे फिर आपको मैं यहाँ पढ़ा दूंगी, फिर आप पढ़ लेना। कुछ बुक्स भी मैंने आपको रिकमेंडेड की थी, तो बुक्स से पढ़ लीजिए, ताकि खासकर एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए, ताकि जो है आपको प्रश्नों के उत्तर देने में आसानी हो, रिवीजन भी हो जाएगा आपका, है ना? चलिए, शोकमग्न का सही समास विग्रह क्या होगा। यहाँ पे विग्रह पूछ लिया है, लेकिन विग्रह नहीं, समास बताना है आपको। ठीक है। शोकमग्न, शोक में मग्न, तो ये हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास। अगले प्रश्न है, आजीवन का सही समास क्या होगा। आजीवन, जैसा कि आप सबको पता ही है कि जब आ गया है, यानी कि ये है एक अव्यय, और जब अव्यय आ गया तो अव्ययी भाव ही होगा उत्तर, है ना? बिना समय गंवाए उत्तर दे के जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे हम लोग। जल्दी जल्दी इसलिए बढ़ रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएँ, क्योंकि जब बहुत कम टाइम में ज़्यादा प्रश्न कराने हैं, कम टाइम में ही आप सबकी अच्छी तैयारी करानी है, तो इसलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे, है ना?
और क्लास को लाइक भी कर दो उतनी ही जल्दी जितनी जल्दी मैं क्वेश्चन करा रही हूँ, और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए, निम्न में से किस क्रमांक में सही संधि विच्छेद है? अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम की फोटो क्यों नहीं दिख रही है। क्या है ना, आज तैयार नहीं हुए। मजाक कर रहे हैं। आप सबको अभी ऐसे ही रिकॉर्डिंग क्लास मिलेगी, कुछ दिनों बाद आपको मिलेगी फोटो वाली वीडियो वाली क्लास, ठीक है, लाइव क्लास के साथ। ओके, तो चलो अभी आप लोग क्लास को बस लाइक करो, हंसते मुस्कुराते रहा करो अच्छे अच्छे से। तो यहाँ पे किसका सही संधि विच्छेद किया गया है? अच्छा चलो, यहाँ पे उत होगा तो उत्तधन योग उद्योग बनेगा, तो ये तो हो गया गलत। जन अर्धन होता है, आर्धन नहीं होता, ये भी हो गया गलत। जल ऊग होता है, तो ये भी हो गया गलत। उत्तर होगा हमारा स्वल्प। स्वल्प क्यों हो गया? सूधन अल्प। उ के बाद अगर कोई भी भिन्न स्वर आता है तो ऊ का वह हो जाता है ना? याद है कि नहीं? भूल गए क्या यण संधि? चलो भाई आगे बढ़े, और अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्रमांक में सही संधि विच्छेद है? बताइएगा। अगर आवाज़ धीमी आ रही हो तो भाई क्वेश्चन पढ़ के उत्तर दे लो, क्योंकि हो सकता है आवाज़ धीमी आ रही हो। अभी आज से बहुत दिन बाद क्लास लिया है, सेटिंग भी उतनी बहुत बढ़िया नहीं की है मैंने, जल्दी जल्दी की है, तो फिर बस ले लो क्लास, देखते हैं। बाकी मैं आपको सेटिंग करके और इसका वॉल्यूम फुल करके मैं अगली क्लास जब लूँगी तो बढ़िया से लूँगी। निम्न में से किस क्रमांक का सही संधि विच्छेद है? तो पद्धति पद्धति यहाँ तो विच्छेद किया ही नहीं गया, तो ये बात ही खत्म हो गई इसकी। उतधन छेद उच्छेद सही लग रहा है देखने में, है ना? तत् उपरांत होता है तदुपरांत, तो ये गड़बड़ हो गया क्योंकि तदो नहीं होता, तदु होता है। सुप अंत सुबंत होता तो सही है, लेकिन सुप में हलंत लगता है, तो उत्तर तो यही होगा, उतधन छेद उच्छेद। नियम याद रखा करो। देखो, तो के बाद अगर च छ आए तो च हो जाएगा। नियम, नियम बहुत काम की चीज होती है, जीवन में अपनाओगे तो आगे बढ़ोगे। अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ क्या है? अच्छा, इतना तो पता ही होगा आप सबको कि अरण्य का मतलब क्या होता है? जंगल। अब जंगल में जाके रोगे तो क्या करोगे? सबका ध्यान खींचोगे? जंगल में कोई होता ही नहीं, ध्यान किसका खींचोगे? नहीं खींच सकते। जिस पर कोई ध्यान ना दे। हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन अरण्य रोदन मतलब आप रो रहे हो, तो बेकार का ही रो रहे हो ना, इसका मतलब अरण्य रोदन यानी व्यर्थ का रोना। बेकार ही रो रहे हो, जंगल में कोई ना सुनने वाला तुम्हारी। वैसे आजकल लोग घरों में भी नहीं सुनते हैं, पर फिर भी मुहावरा तो जंगल के लिए ही बना था ना। अकल अकल के पीछे लठ लिए फिरना, बताओ मुहावरे का अर्थ क्या है? अब कुछ लोग सोच रहे होंगे प्रभु जी क्या कर रहे हैं, यानी तेजस क्या कर रहे हैं? तेजस सो रहे हैं, इसीलिए आपकी क्लास हो पा रही है। जैसे ही उठेंगे क्लास बंद हो जाएगी। नहीं नहीं, क्लास आपकी पूरी क्वेश्चन सारे करा देंगे, ठीक है। अगले के पीछे लठ लिए फिरना मुहावरे का अर्थ है अक्ल को मारना, अक्ल का खूब प्रयोग करना, मूर्खता करना, बदला लेना। अब लठ लिए फिर रहे हो तो क्या होगा? मूर्खता कर रहे हो। अगला बताओ, अच्छा मिश्र वाक्य बताइए। वाक्य वाले क्वेश्चन याद है? वाक्य वाला नियम याद है कि भूल गए भाई? मिश्र वाक्य बताइए। चलो कमेंट बॉक्स में आप लोग उत्तर दोगे तो मुझे पता ही चल जाएगा कौन सा टॉपिक आपको याद है, कौन सा आप भूल गए। वह इतना मोटा है कि चल नहीं सकता। ऊपर वाले कमरे में रहने वाले किराएदार चला गया, सत्य बोलो पर कटु सत्य ना बोलो। मैं बाजार जाऊंगा और सब्जी लाऊंगा। नहीं नहीं, मैं बाजार जाऊंगी और सब्जी लाऊंगी। फिलहाल उत्तर होगा ये। क्यों होगा? आप सबको याद है ना कि जहाँ पर होता है जो, कि जिससे उससे जैसा वैसा जहाँ पर होता है वहां पर क्या होता है? मिश्र वाक्य होता है। तो मिश्र वाक्य बताइए। विद्या से ज्ञान बढ़ता है तथा सम्मान मिलता है, आपके लिए दूध आया और मेरे लिए चाय। ये तो संयुक्त वाक्य पहचान ही गए होंगे आप लोग, है ना? यहाँ भी संयुक्त वाक्य तथा है तो। उसने भक्त प्रहलाद की कथा सुनाई। अब ये तो जानते ही हो ना आप, सरल वाक्य है। ये रहा, इनसे पूछो कि ये कौन है, कि आ गया ना, फिर से ये मिश्र वाक्य हो गया, ठीक।
निम्न में से शुद्ध वाक्य बताइए। वाक्य शुद्धि का प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। वह एक विद्वान महिला थी। महिला है तो विद्वान हो नहीं सकती, तो इसका मतलब है ये गलत हो गया है ना। अब विदुषी विदुषी दोनों में दिया हुआ है, चलो पढ़ते हैं इसे। वह एक विदुषी महिला थी। एक विदुषी महिला थी वह। ये तो कविता बन गई, और कविता गद्य में नहीं चलती, कविता पद्य में होती है ना। बहुत जल्दी तो नहीं जा रहे हैं, बता देना कमेंट बॉक्स में, ये भी तुम लोग डाल देना, बता देना मुझे कि मैं बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन नहीं करा रही हूँ ना। अब लेकिन ये मत कह देना मैम थोड़ा और जल्दी, इससे ज़्यादा जल्दी नहीं हो सकता, ठीक, स्पीड बढ़ा के देख लेना। तो ज़्यादा जल्दी के चक्कर में ना पड़ो, वरना समझ नहीं आएंगे क्वेश्चन। चलो अगला प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वाक्य बताइए। बताओ। बताओ बताओ, यह सब सकुशल पूर्वक है। अब देखो पूर्वक लिखा है तो स नहीं होगा, है ना, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ सब कुशल पूर्वक है। कश्मीर में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। अब दर्शनीय का तो अर्थ ही होता है देखने योग्य। बलात्कारी को मृत्युदंड की सजा मिली, दंड का अर्थ ही सजा होता है, तो फिर उत्तर हो जाएगा बी। निम्न में से शुद्ध शब्द है, बताइए। बुद्धिमान, षड्यंत्र, उपयुक्त, श्रद्धा। अ, यहाँ दो सही हैं। देखो बुद्धिमान में गलती क्या होती है कि ये मान में ना न में हलंत लगता है, और श्रद्धा लिखा जाता है, ठीक। अब रही बात षड्यंत्र की, तो षड्यंत्र सही लिखा है, क्योंकि ये ड और य जब होते हैं ना आधे, तो इसी तरह से लिखे जाते हैं। लेकिन फिर भी आपके मन में आ सकता है कि यहाँ पे हलंत होना चाहिए। हाँ हलंत लगा सकते हैं, लेकिन तब य को पूरा लिखना होता है, तब ऐसे य पूरा लिखा जाता है, फिर ये सही लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये भी सही है और ये भी सही है। निम्न में शुद्ध शब्द है। ये बोलो। जैसा कि आप सबको पता है, श्रृंगार ऐसे लिखते हैं, तो श्रृंगार ये हो गया प्रज्वलित। आजमाइश, ऐषण होता है ना, कितनी बार तो बताया था मैंने, याद तो हो गई आप सबको। ऐषण, ऐषणा, ऐषणा नहीं होता, तो प्रज्वलित सही है, ठीक। प्रज्वलित में दो ज आधे नहीं होते हैं, उज्जवल में होते हैं दो ज आधे, याद रखना। मानसिक शब्द का शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ओके बताइए। सबसे आसान प्रश्न आज का, इसके तो सभी लोग उत्तर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर लिखा करना है ना, कमेंट बॉक्स में जब डालना। नंबर तो लेकिन पढ़ा ही नहीं है हमने, खुद नहीं डाला, तुम कैसे डालोगे। कोई बात नहीं, अगली बार डाल के लाएंगे, ठीक है, अभी आप ऐसे ही उत्तर दे देना। मानसिक में इक प्रत्यय है। गौरव में कौन सा प्रत्यय है। बातें मत किया करना, ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दो। गौरव में कौन सा प्रत्यय है, गौरव में अप्रत्यय है। गुरु में जब अप्रत्यय लगता है तो गौरव बन जाता है, याद है कि नहीं नियम। अ का अ हो जाता है, उ का अ हो जाता है, और जब दूसरा उ आता है तो वो व बन जाता है। अच्छा चलो, वाक्यांश के लिए एक शब्द आ गया है। प्रश्न पूछा गया है कि वह सूचना जो सरकार के प्रयास से जारी हो। ये तो क्वेश्चन ही कट जाएगा, तुम सोचोगे मैम ने पूछा है कि हटाया है। चलो, वह सूचना जो सरकार के प्रयास से जारी हो, उसे क्या कहते हैं। सूचना है, आदेश नहीं। आदेश होता तो तुम सरकार आदेश बोल देते, लेकिन ना, ना, नाम ना ना, सूचना है तो ये अधिसूचना कहलाती है।
नेक्स्ट है, किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया यथा तथ्य वर्णन क्या कहलाता है? अब देखो, जीवनी तो होती है जब किसी के जीवन पे लिखी जाती है, ठीक। संस्मरण होता है जब हम किसी की याद में लिखते हैं। इतिवृत्त का मतलब है किसी बात को बढ़ा चढ़ा के कहना। बात हो रहा है घटना की। घटनाएं जब कालक्रम से वर्णन किया जाता है, जैसे सन वगैरह डाल करके जब पढ़ाया जाता है आपको, तो क्या पढ़ते हो आप? इतिहास। किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाला। अब देखो, स्थापना करने वाला संस्थापक कहलाता है, ठीक। अनादि प्रवर्तक कहलाएगा नहीं, क्योंकि अनआदि मतलब जो प्रारंभिक ना हो, वो हो जाएगा। तो हम यहाँ पर आदि प्रवर्तक बोलते हैं उसे। अशुद्ध शब्द युग्म का चयन करें। शब्द युग्म का भी प्रश्न है, देखिए आप सबके सामने। यह शब्द युग्म क्या है, उनका अर्थ लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे तनु का अर्थ पतला, हाँ होता है, ठीक है। तक्र का अर्थ छाछ होता है। और दंश का अर्थ चुभन होता है, लेकिन यहाँ तरुणी लिखा हुआ है। तरुणी का अर्थ युवती होता है ना। नाव होता है तरणी। और ये जो तरणी होता है उसे क्या कहते हैं, बताना मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग। पता तो है मुझे कि आप लोग बता लोगे, इतना तो पढ़ा ही होगा, इतना तो याद ही होगा आपको, है ना। कमेंट बॉक्स में बताना जरूर, वरना के सब कूटे जाओगे एक दिन सामने आ गए तो। चलो, अशुद्ध शब्द युग्म का चयन करें। ए भगवान, क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट। कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अच्छा, ये क्लासेस मैंने इस पे तो वीडियो में अपलोड करूंगी ही आपको, साथ ही साथ आपको स्पाई एजुकेशन चैनल पर भी मिलेंगी, ठीक है। लाइव क्लासेस आपको स्पाई एजुकेशन पर ही मिलेंगी, ठीक है। अभी इस पर तो मैं रिकॉर्डिंग क्लासेस आपको उपलब्ध करा रही हूँ, और क्वेश्चंस वगैरह इस पे भी मिलते रहेंगे आपको रिकॉर्डिंग क्लासेस के। और लाइव क्लासेस जब मिलेंगी, कब मिलेंगी, अब अभी से ना पूछना शुरू कर देना। जैसे ही मेरा टाइम मैनेज होता है, मैं आप सबको लाइव क्लास के लिए इन्फॉर्म कर दूंगी, मैं जानकारी दे दूंगी कि कब शुरू कर रही हूँ, ठीक। बिना आपको जानकारी दिए मैं कोई कक्षा शुरू नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता है ना, अकेले पढ़ाना तो अच्छा नहीं लगता किसी को। तो फिलहाल मैं आप सबके लिए स्पाई एजुकेशन चैनल, जो कि आप सबको टेलीग्राम पर मैं लिंक शेयर कर दूंगी। बाकी बच्चे, बहुत से बच्चों ने ज्वाइन भी कर रखा है, पर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको उस चैनल पर ही लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक। ये क्लास आपको दोनों ही चैनल पर मिलेगी, आप चाहे यहाँ पढ़ लीजिए चाहे वहाँ पढ़ लीजिएगा। तो कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है यहाँ पर। नलिन तो है, उत्पल भी होता है, राजीव भी होता है, रसाल नहीं होता है। रसाल वही होता है जो आजकल खाने में खूब मजा आ रहा है, वो है आम। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सरस्वती शारदा तो कहलाती हैं, वाणी भी कहलाती हैं, वीणा पाणी यानी कि वीणा भी धारण करती हैं अपने हाथ में, लेकिन कमला नहीं है। कमला किसका है? लक्ष्मी का, है ना। चलिए। प्रमिलन का विलोम। प्रमिलन का विलोम क्या है? अच्छा, कुछ लोग सोचेंगे उन्मीलन होता है ना। उन्मीलन का क्या होता है? निमीलन। अब बताओ प्रमिलन का क्या है? सबसे पहले तो ये जान लो कि प्रमिलन का अर्थ क्या होता है। प्रमिलन का अर्थ होता है प्रसन्नता, ठीक है।
अब जब प्रमिलन का अर्थ प्रसन्नता है, ठीक। और उन्मीलन और निमीलन का अर्थ अगर मैं बताऊं तो निमीलन का अर्थ होता है पलकों का झुकना यानी दुखी भी होना होता है। उन्मीलन का अर्थ होता है खुश होना, प्रसन्न होना और खिलना। तो ये एक दूसरे के विलोम नहीं हो सकते क्योंकि ये एक दूसरे के पर्यायवाची बन जाएंगे। तो इसका विलोम बनेगा मीलन। मीलन यानी मलिन, यानी कि मुरझाना। एक देशीय का विलोम है। और मुझे पता है कि आप में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो सोच रहे होंगे बहुउद्देशीय, पर प्रभु जी ये होता है एक उद्देशीय। ये है सर्वदेशी। एक देशी मतलब एक देश का, सर्वदेशी सभी देशों का। कोश का निकार्थी नहीं है बताना, ठीक नहीं। प्रश्न पर अच्छे से ध्यान दीजिएगा वरना आप उत्तर गलत कर देंगे। अब कोश का मतलब खजाना तो होता ही है। कोश का मतलब म्यान भी होता है जिसमें तलवार रखी जाती है, ठीक। कोश स्थान भी होता है, वो जो ये वाला कोश होता है ना। अब आपको पता है ना अनेकार्थी में शब्दों का भेद या मात्राओं का भेद नहीं लिया जाता। उत्तर होगा खाली। और आखिरी क्वेश्चन आज का है, जर का अनेकार्थी नहीं है। जर जोरू जमीन वाला याद है। तो भाई जमीन, जर जर को जमीन कहते हैं, जड़ भी होती है, ठीक। अब आप बताओ जरा और जल में से कौन सा ऐसा है जो जड़ का हानिकारक नहीं। जड़ का एक अर्थ मूर्ख भी होता है, पता है, जड़ बुद्धि बोल देगा। जर का अर्थ जरा भी होता है यानी बुढ़ापा भी होता है। मात्रा का वही बात है, मात्रा का भेद नहीं मानते हैं। ये रहा जल, जल नहीं होता है। जर का अर्थ जल नहीं होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आप सभी बस अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए, पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पर समर्पित हो जाइए क्योंकि अभी सिलेक्शन लेके ही रहना है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कर दीजिए क्लास को ताकि और भी बच्चों को पता चले कि मेरी क्लास चल रही है। अब चलनी नहीं चाहिए, दौड़नी चाहिए ना क्लास। तो दौड़ाना आपको है, ठीक है। मैं तो क्लास चला रही हूँ, आप क्लास को दौड़ाओ शेयर करके। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और जब आपको अगली क्लास मिलेगी उसका लिंक मैं पहले ही आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक। बाय। और तरणी का अर्थ बोल, मैं ये मत सोचना कि बस मैम क्लास खत्म करें मैं भूल गई ना। बाबा ना। तरणी का अर्थ बता देना। मैं नहीं बताऊंगी, आप बताओ, ठीक। चलो बाय, टेक केयर, धन्यवाद।